नमस्कार साथियों, मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूं ज़ेनिथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और साथियों, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है एक्ट के बारे में, आपका जो आरएस मेंस का जो लॉ का पार्ट है उसमें कुछ एक्ट भी हैं आपके सिलेबस में। उन्हीं एक्ट के बारे में हमारी ये सीरीज चल रही है और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज एक नए एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। एक नए एक्ट को डीपली और अच्छे से समझते हुए यहाँ पढ़ेंगे। आप अगर मेरे पीछे ये इमेज देख पा रहे हैं तो आपको यहां लिखा हुआ दिखेगा स्टॉप चाइल्ड सेक्स अब्यूज। जी हाँ, बिल्कुल, हम आज जिस एक्ट की बात करने वाले हैं बेसिकली वो एक्ट जो है वो बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड है, जिसे अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो पोक्सो नाम दिया गया है। आपने बहुत बार इस पोक्सो वर्ड को सुना होगा। ये एक्ट क्या है, कब इस एक्ट को पास किया गया, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें पोक्सो एक्ट के बारे में तो पोक्सो एक्ट जो है साथियों वो 2012 में पास किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और 2012 के बाद 2019 में पोक्सो एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए थे, अमेंडमेंट्स किए गए थे। बेसिकली ये जो चेंजेस किए गए थे वो पोक्सो एक्ट के तहत जो पनिशमेंट होती हैं इनमें चेंजेस किए गए थे। और बाकी एक्ट की तरह ठीक इस एक्ट में भी हम कुछ चैप्टर्स देखने वाले हैं, कुछ सेक्शंस देखने वाले हैं। कुछ सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कुछ चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हाँ, इसमें हम एक चीज देख सकते हैं, यहाँ हमें ज्यादा डेफिनेशंस नहीं देखनी पड़ेंगी। बेसिकली अगर इस एक्ट के बारे में फ्रेंड्स मैं बात करूं तो ये एक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। पहले पार्ट में हम सेक्सुअल हैरेसमेंट को समझेंगे या सेक्सुअल अब्यूज को समझेंगे कि बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज कितने टाइप का हो सकता है, क्या क्या उसकी डेफिनेशन है। फिर जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम एप्लीकेशन, कंप्लेंट करना और इसकी पनिशमेंट्स को लेते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोक्सो एक्ट के साथ, जो कि रिलेटेड है आपके चाइल्ड सेक्स अब्यूज से। और फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं, एक कुछ पोस्टर हमें यहाँ नजर आ रहा है, स्टॉप चाइल्ड सेक्स अब्यूज। इस पूरे एक्ट को हम डिटेल में पढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्ट में भी कुछ चैप्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस एक्ट को। सबसे पहले इस एक्ट के नाम के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस एक्ट के नाम के बारे में मैं बात करूं तो इस एक्ट का जो नाम है बेसिकली द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, और यहीं से हम इसे पोक्सो के नाम से जानना शुरू करते हैं। बेसिकली पोक्सो इस एक्ट का नाम नहीं है, पोक्सो एक शॉर्ट फॉर्म है इस एक्ट का। अगर मैं कहूं इस एक्ट का नाम देखिए, द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का हमने पी उठाया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ऑफेंस एक्ट 2012, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। बेसिकली इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और पोक्सो जो है वो इसका एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है, याद रखने के लिए हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। साथियों, आपको 2012 यहां नजर आ रहा होगा, 2012, और 2012 देखते ही हम ये समझ सकते हैं कि ये एक्ट जो है वो 2012 में पास किया गया था। 2012 में पास किया गया था। फिर इस एक्ट को इन्फोर्सेबल कब किया गया था, इसके बारे में भी पूरी डिटेल अभी बात करते हैं। चलिए एक एक बात को यहाँ सबसे पहले इस एक्ट के हिस्ट्री या बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इस एक्ट को लाया क्यों गया, इस एक्ट के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और ये एक्ट किसे कवर करता है। देखिए बात करते हैं पहली बात, एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। देखिए तीन चीजों के बारे में यहाँ बात की गई है। पहली बात हम सेक्सुअल असल्ट के बारे में बात करेंगे, एक पॉइंट सेक्सुअल असल्ट के बारे में यहाँ बात करेंगे, उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बात करेंगे और फिर हम पोर्नोग्राफी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली साथियों ये जो एक्ट है वो बच्चों के साथ अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल असल्ट करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है या फिर पोर्नोग्राफी में किसी बच्चे को यूज करता है, बच्चे की पोर्नोग्राफी बनाता है या फिर बच्चे को पोर्नोग्राफी में इंक्लूड करता है, तो बेसिकली ये एक्ट ऐसे लोगों के लिए यहाँ बनाया गया है जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं जिनके भी खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है,
अगर अभी हमारा देश का युवा पढ़ता है, बच्चे हमारे पढ़ते हैं, तो देश का भविष्य भी हमारा ब्राइट रहता है। इस ग्रोथ में ऐसे लोग जो ये सब चीजें करते हैं कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करते हैं, और इन्हीं को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट जो है वो 2012 में ये एक्ट लेकर आती है। बेसिक बात थी इस एक्ट के बारे में, और डिटेल में बात करते हैं आगे। देखिए 11 दिसंबर 1992 में 11th ऑफ दिसंबर 1992 में कोई यूनाइटेड नेशन का कोई एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें बच्चों के बारे में जनरल असेंबली में छोटे बच्चों को लेकर ये सब चीज़ें बताई गई थी कि छोटे बच्चों के भी अपने कुछ राइट होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं, हमें छोटे बच्चों को भी प्रिवेंट करना है, उनके साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, बहुत अलग टाइप के अब्यूजेस होते हैं, इन्हें भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। इसके अलावा साथियों, जब हम अगला एक्ट देखेंगे जिसमें हम बाल श्रम के बारे में बात करेंगे, तो इन सभी पॉइंट्स को लेकर 11th ऑफ दिसंबर 1992 में कन्वेंशन होता है जनरल असेंबली का यूनाइटेड नेशन का। वहाँ कुछ चीज़ें बताई गई कि हमें बच्चों के फेवर में ये चीज़ें करनी है, इम्प्लीमेंट करना है, या फिर ये नए स्टेप्स हमें उठाने हैं। यहीं से प्रेरणा लेकर हमारी जो सरकार है उसने 2012 में इस एक्ट को पास किया था। तो आप समझ गए होंगे कि इस एक्ट की रूट कहाँ से आती हैं, कन्वेंशन से आती हैं, जनरल असेंबली की, यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन से। बेसिकली इस एक्ट को बनाने के पीछे देखिए मंतव्य क्या था। कोई भी एक्ट फ्रेंड्स, कोई भी एक्ट होता है, कोई कानून बनता है, उसके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिकल पैटर्न होता है, एक थिंकिंग होती है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हम इस एक्ट को बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। देखिए इस एक्ट को, पोक्सो एक्ट को बनाने के पीछे जो हमारी गवर्नमेंट की मंशा रही थी कहीं ना कहीं, वो मैं यूं कह सकता हूं कि बच्चों की राइट टू प्रिवेसी को, बच्चों की निजता को प्रोटेक्ट करने के लिए, बच्चों के प्रॉपर डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, छोटे बच्चे जो हैं हमारे, उनके प्रॉपर डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की प्रिवेसी है, बच्चों की निजता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली इस एक्ट को बनाया गया था। अब बात यहाँ आती है कि बच्चों की प्राइवेसी से क्या लेना देना, छोटे बच्चों से क्या लेना देना। लेकिन देखिए बच्चा छोटा हो या थोड़ा उम्र में बड़ा हो गया हो, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी हैरेसमेंट उसके साथ होता है, मैं यूँ नहीं कहूँगा कि केवल सेक्सुअल हैरेसमेंट की यहाँ बात हम कर सकते हैं, कैसे भी हैरेसमेंट की, कैसे भी अब्यूज़ की हम बात करें, तो एक छोटे बच्चे का जो अभी स्टेट है, जो उसका माइंड है, जो ग्रो कर रहा है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को कैप्चर करता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर एक छोटे बच्चे के साथ कोई भी ऑफेंस होता है, कोई भी अब्यूज़ होता है, जिसमें कुछ भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन बच्चे के सामने पेश होती है तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी बच्चे की डीप, उसके कहीं ना कहीं बहुत गहराई में ये चीज़ें बहुत हद तक इम्पैक्ट डालती हैं, जिससे बच्चों की डेवलपमेंट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए साथियों हमारी गवर्नमेंट ने बच्चों की प्राइवेसी को बनाने के लिए, बच्चों के प्रॉपर डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को पास किया था। चलिए अब इस एक्ट को हम विधिवत रूप से शुरू करते हैं। एज आई सेड कि हर एक्ट में कुछ चैप्टर्स होते हैं और हर चैप्टर्स में कुछ सेक्शंस होते हैं। अगर इस एक्ट की मैं बात करूं तो यहाँ हमें ज़्यादा सेक्शंस के ऊपर नहीं जाना, सेक्शंस इतने डीप में हम नहीं समझेंगे। बेसिकली इस एक्ट को हम दो तरीकों से यहाँ समझने वाले हैं। पहले पार्ट में अगर हम इस एक्ट को देखें तो इस एक्ट में उन सभी अब्यूजेस को हम यहाँ कवर करेंगे, जितने भी सेक्सुअल अब्यूजेस होते हैं बच्चों के साथ, उन सबको समझेंगे गहराई से कि वो कौन से होते हैं और किस कैटेगरी में उन्हें हम डालते हैं। एक बार हमें ये समझ में आ जाए कि अब्यूज कितने होते हैं, किस कैटेगरी में हो सकते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन इस एक्ट में बचता है वो बेसिकली यही रहता है कि एक बच्चा या फिर बच्चे के अगर साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, कोई भी अब्यूज हुआ है, तो उसकी कंप्लेंट कौन करेगा, कंप्लेंट करने का प्रोसीजर क्या होगा और इसके अगेंस्ट में पनिशमेंट क्या होगी, क्या कोई स्पेशल कोर्ट इसके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए इस पूरे एक्ट को इन दो पार्ट में डिवाइड करते हुए समझते हुए चलते हैं, जिसमें से सबसे पहला पार्ट है अब्यूजेस के बारे में बात करने वाला, उस पार्ट के ऊपर हम शुरू करते हैं। साथियों इस एक्ट को जब हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, जैसे कि जितने भी एक्ट हम आज तक देखते आए हैं वो सभी हमारे चैप्टर 1 से स्टार्ट होते हैं। और चैप्टर 1 में बेसिकली शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में बात की जाती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है।
शॉर्ट टाइटल की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इसमें इस एक्ट का नाम बताया जाता है कि इस एक्ट का नाम क्या है। देखिए शॉर्ट टाइटल की बात करते हैं, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इस अधिनियम को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 कहा जाता है। इसी के साथ हमारा ये शॉर्ट टाइटल यहाँ कंप्लीट होता है। बात करते हैं साथियों दूसरी बात की, एक्सटेंट की। एक्सटेंट मतलब इस एक्ट का विस्तार कहाँ तक है, फैला हुआ कहाँ तक है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, ये जो एक्ट है हमारा ये पूरे भारत में फैला हुआ है, इसका विस्तार जो है पूरे भारत तक है। तो हमारा शॉर्ट टाइटल यहाँ कंप्लीट होता है, एक्सटेंट यहाँ कंप्लीट होता है। बचती है बात हमारी कमेंसमेंट की। कमेंसमेंट का मतलब यहाँ ये लिया गया है कि इस एक्ट को भारतवर्ष में लागू कब किया गया, वो कौन सी डेट थी जब ऑफिशियली इस एक्ट को पूरे इंडिया में इन्फोर्सेबल किया गया था। तो उस डेट के बारे में भी हम यहाँ बात करते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट के बारे में और बात कर लेते हैं, वो कौन सी डेट थी साथियों। 14 नवंबर 2012 ये डेट आप याद रख सकते हैं। 14 नवंबर 2012 को इस एक्ट को जो है ऑफिशियली गजट के तहत मतलब गजट में प्रकाशित किया गया कि ऐसे हमने कोई एक्ट पास किया है और इस एक्ट को अब ऑफिशियली पूरे इंडिया पर, पूरे नेशन वाइड हम एप्लीकेबल इसे करना चाहते हैं या फिर इसको कर रहे हैं इन्फोर्सेबल। तो बेसिकली ये तीन छोटी बातें थी। एक्ट का नाम क्या था, एक्ट कहाँ तक विस्तृत है ये एक्ट, एंड थर्डली इस एक्ट को कब एप्लीकेबल किया गया, एंड द डेट इज 14 नवंबर 2012। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं ये। हमारा जो मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है, वो होता है हमारा चैप्टर सेकंड से। देखिए चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस एक्ट। हमें बहुत गहराई से और अच्छे से इन्हें समझना होगा। बेसिकली चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर्थ जो है इस एक्ट के, इनमें सेक्सुअल अब्यूजेस के डेफिनेशंस दे रखी हैं, इनको क्लासिफाइड कर रखा है कि किसे हम सेक्सुअल अब्यूज में इंक्लूड करें। पोर्नोग्राफी के बारे में पूरा डिटेल में बता रखा है। तो चलिए सेक्शन चैप्टर सेकंड, थर्ड और फोर्थ को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ऑफेंस होते क्या हैं, ये अब्यूज जो होते हैं इनमें किस किस को इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए साथियों अगर चैप्टर सेकंड की अगर हम यहाँ बात करें, आपका जो चैप्टर सेकंड यहाँ आ जाता है, दैट शोज द सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, चैप्टर सेकंड। टोटल अगर मैं बात करूं तो इसे हम 5 पार्ट्स में क्लासिफाई करके यहाँ देखने वाले हैं। बच्चों के अगेंस्ट में जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं इन्हें डिटेल में अगर हम बात करें तो 5 पार्ट में डिवाइड करके हम इजिली इन्हें समझ सकते हैं। चलिए ABCDE करके इन 5 पार्ट को हम डिवाइड करेंगे। ए पॉइंट पे बात करना हम यहाँ शुरू कर देते हैं। ABCD और एंड तक हमें E तक यहाँ पहुंचना होगा। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पहले ही क्लियर करता चलूं, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट अपने आप में आपको एक जैसा लगेगा, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट अपने आप में आपको एक जैसा लग सकता है। बेसिकली है क्या, अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें और सेकंड पॉइंट को देखें तो फर्स्ट पॉइंट में जो ऑफेंस है वो ज्यादा सीरियस लेवल पे नहीं हो रहे। सेकंड पॉइंट में जब उसी ऑफेंस में कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इंक्लूड हो जाता है, कोई पुलिसमैन इंक्लूड हो जाता है, कोई हमारा डिफेंस का व्यक्ति इंक्लूड हो जाता है, कोई सोल्जर इंक्लूड हो जाता है, या फिर कोई भी मैनेजर इंक्लूड हो जाता है, तो उसे थोड़ा सा हम एक सीरियस रोल में देखते हैं। तो बस यही फर्क रहेगा पॉइंट ए और पॉइंट बी में, बहुत इजीली इसको समझते हुए चलते हैं। देखिए पॉइंट ए जो है बेसिकली पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट के बारे में बात करता है। पेनिट्रेटिव का मतलब भेदक, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट भेदक यौन हमला। और फ्रेंड्स अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट की बात करें, भेदक यौन हमले की बात करें, तो बहुत सिंपल है इसकी डेफिनेशन को समझना। सपोज कोई मिस्टर ए है, हम मिस्टर ए से स्टार्ट कर देते हैं इसको समझना। कोई व्यक्ति है, कोई मिस्टर ए है, वो किसी बच्चे को, एक व्यक्ति है उसके साथ एक बच्चा है, अगर कोई व्यक्ति अपना प्राइवेट पार्ट किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करता है, पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असर्ट, आप नाम से समझ सकते हैं भेदक यौन हमला। अगर कोई व्यक्ति अपना प्राइवेट पार्ट किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करता है, एक बात यहीं आती है। दूसरा पॉइंट, किसी दूसरे व्यक्ति से इंसर्ट करवाता है, ऐसी चीजें करवाता है, ऐसी हरकतें करवाता है, या फिर उस बच्चे के प्राइवेट पार्ट पे
उसकी बॉडी पे कहीं अपना मुंह लगाता है, अपना माउथ टच करने की कोशिश करता है, तो ये जितना भी ऑफेंस होगा साथियों, ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस में इंक्लूड होगा। बेसिकली पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस में एक पर्सन अपना प्राइवेट पार्ट किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट में पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, उसके मुंह में पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। तो ये पूरा ऑफेंस जो होगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में काउंट होगा, भेदक यौन हमला। आप एक एक पॉइंट यहां इसको देख सकते हैं। A person is said to commit penetrative sexual assault if, देखिए ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, अगर वो अपना पीनस जो है वो किसी बच्चे के विजाइना में, माउथ में इंसर्ट करता है तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असर्ट यह माना जाता है, या किसी दूसरे व्यक्ति से इंसर्ट करवाता है। और यहां तक साथियों केवल अपना पीनस या प्राइवेट पार्ट की यहां बात नहीं हो रही, अगर कोई पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को, ध्यान दीजिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म ये भी रहेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को भी अगर इंसर्ट करने की कोशिश करता है या फिर करता है तो इसे भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस में इंक्लूड किया जाएगा। बेसिकली पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस को आप यूं याद रख सकते हैं, पेनिट्रेटिव मींस पेनिट्रेट करना, इंसर्ट करना। चलिए यहां तक हमारा ये पिक्चर क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा जो फर्स्ट टाइप का सेक्सुअल ऑफेंस है वो यहां कवर होता है, दैट इज योर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस। बी पॉइंट पे अब बढ़ते हैं। बी पॉइंट जो फर्स्ट हमारा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट था, उसी का एक अपग्रेडेड रूप हम कह सकते हैं, जिसे गंभीर भेदन यौन हमला कहा जाता है। एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट और एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में ज्यादा फर्क नहीं है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट से। प्रोसेस इसमें सेम है, एक्शंस इसमें सेम है, ऑफेंस इसमें सेम है, लेकिन हमें यहां यह देखना है कि ऑफेंस करने वाला कौन है। ए पॉइंट में देखा कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर ये ऑफेंस कर रहा है तो उसे हम इंक्लूड करेंगे। बी पॉइंट में एग्रीवेटेड अर्थात बहुत गंभीर अवस्था में ये चीज पहुंच जाती है, किसी व्यक्ति की जान पर बन सकती है, किसी की डेथ हो सकती है, यहाँ पर किसी को परमानेंट कोई डिसेबिलिटी हो सकती है। थोड़ा सा अगर हम गंभीरता की तरफ जाएं तो ये बी पॉइंट इसे कवर करता है। देखिए ज्यादा डिटेल में यहाँ जाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, केवल हम उन लोगों का नाम यहां देखना शुरू करेंगे जो इस प्रकार का ऑफेंस करता है। एक एक नाम को हम देखेंगे यहां पे। जैसे एक कोई पुलिस ऑफिसर है, अगर पुलिस ऑफिसर ऐसा कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट करता है तो उसे हम इस पॉइंट में डालेंगे। अगर कोई मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स है, कोई भी सशस्त्र बलों का या सुरक्षा बलों का कोई सदस्य होता है जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट करता है, उसे भी इस एग्रीव्ड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में हम इंक्लूड करेंगे। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट होता है, मान लीजिए कोई सरकारी नौकर है, अगर वो ऐसी हरकत करता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट करता है, तो वी विल इंक्लूड दैट पब्लिक सर्वेंट इन दिस पॉइंट। दिस इज बी पॉइंट, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, तो उसे हम यहां इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा साथियों और बात करते हैं आगे इसमें। देखिए अगर किसी जेल का कोई स्टाफ होता है, कोई ऑब्जर्वेशन होम का कोई स्टाफ होता है, अगर कोई प्रोटेक्शन होम का कोई स्टाफ होता है या मैनेजर होता है, मैनेजमेंट में कोई व्यक्ति काम करता है। देखिए प्रोटेक्शन होम वगैरह क्यों बनाए जाते हैं, ताकि किसी बच्चे को या एग्रीव्ड विमेन जो होती हैं, हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पढ़ा था, प्रोटेक्शन होम बनाए जाते हैं। अगर उनके साथ उनका बच्चा रहता है और ऐसी सिचुएशन में उस प्रोटेक्शन होम के या उस जेल के या बाकी किसी भी हम ऑब्जर्वेशन होम मान लें, या फिर कोई भी ऐसी प्लेस जो कस्टडी के लिए बनाई गई हो, प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई हो, अगर वहाँ का मैनेजमेंट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट करता है तो इसे भी हम बी पॉइंट में इंक्लूड करेंगे, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में। चलिए अगला देखते हैं और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। दैट इज कोई भी मैनेजमेंट होता है या स्टाफ होता है किसका, हॉस्पिटल का। देखिए अभी हमने जेल को देखा, हमने अभी प्रोटेक्शन होम को देखा, हमने ऑब्जर्वेशन हाउसेस को देखा, उनका मैनेजमेंट होता है, स्टाफ में कोई व्यक्ति काम करने वाला होता है।
अगर वो कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट करता है तो उसको हम इस पॉइंट में डालते हैं, बी पॉइंट में। अगर कोई हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल का कोई स्टाफ मेंबर है, अगर वो ऐसी कोई हरकत करता है, उसे भी हम इंक्लूड करते हैं। इसके साथ साथियों, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ध्यान दीजिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, देखिए ऑफेंस में कोई फर्क नहीं है, आप पॉइंट को समझने की कोशिश करें। ऑफेंस में कोई फर्क नहीं है, सेम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस वहां भी हो रहा था, यहां भी हो रहा है। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर किसी स्कूल में ऐसा हो रहा है, किसी रिलीजियस स्पॉट पे ऐसा हो रहा है, तो इसकी गंभीरता अपने आप में कितनी बढ़ जाती। किसी हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है, कोई पुलिसमैन ऐसा कर रहा है, कोई आर्म्ड फोर्स का पर्सन ऐसा कर रहा है, तो उसका एक गंभीरता कितनी बढ़ जाती है, उसको समझने की यहाँ कोशिश करें। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में अगर ऐसा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट होता है तो इसे भी हम बी पॉइंट में इंक्लूड करते हैं। देखिए साथियों, इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति गैंग में, समूह में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट करता है तो इसे भी हम बी पॉइंट में, जिसे हम एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट मानते हैं, गंभीर भेदक हमला बोलते हैं, उसमें इंक्लूड किया जाता है। Whoever commits penetrative sexual assault on a child using deadly weapons, भाई यहां तो देखिए हद हो जाती है, डेडली वेपन्स यूज किए जाते हैं, फायर, हीटेड सब्सटेंसेस, मतलब कोई बहुत ही गंभीर हथियार यूज किया गया है। इट मीन्स आप समझिए, किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट तो हुआ है, लेकिन इस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में कोई धारदार हथियार का प्रयोग किया गया है, या आग का प्रयोग किया गया है, या फिर किसी गर्म पदार्थ का प्रयोग किया गया है, कोई बहुत ऐसा कोई मटेरियल हो जो बहुत ज्यादा हीटेड हो, उसका यूज किया गया है, तो दीज टाइप ऑफ ऑफेंस विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर दिस एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट। चलिए और किसे किसे कवर किया गया समझने की कोशिश करते हैं। साथियों आगे बात करते हैं इसमें। देखिए, whoever commits penetrative sexual assault causing grievous hurt or causing bodily harm and injury or injury to the sexual organs of the child। देखिए भाई, अब तो मामला और थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट किया जाता है बच्चे के साथ, और ऐसी सिचुएशन में बच्चे को शारीरिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचता है, अगर बच्चे की बॉडी को हार्म पहुंचता है, इंजरी पहुंचती है, बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स को कोई इंजरी पहुंचती है, कोई नुकसान पहुंचता है, तो इसे भी हम बी पॉइंट वाले ऑफेंस में कवर करेंगे, जो कि गंभीरता की ओर बढ़ रहा है। देखिए, whoever commits penetrative sexual assault on a child which, इस पॉइंट को डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे इस पॉइंट को। फिलहाल ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो चलिए आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट में। ये पॉइंट हमें बताता है whoever commits penetrative sexual assault on a child, अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट करता है और उसके रिजल्ट में कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स को हम यहाँ पढ़ेंगे। अगर वो रिजल्ट्स यहाँ आते हैं, देखने को मिलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इस टाइप के सेक्सुअल असल्ट को भी हम एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में डालते हैं। और ये रिजल्ट क्या है, एक एक करके समझते हैं इनको। देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट किया है और वो बच्चा फिजिकली इनकेपेबल हो जाता है, फिजिकली मैं यूं कहूं हैंडीकैप हो जाता है, चल फिर नहीं सकता, उसको बहुत ज़्यादा कोई नुकसान पहुंचता है, बहुत उसको चोट पहुंचती है उसके बॉडी पे, जिसकी वजह से वो अपनी डेली बेसिस पे जो काम करने वाला था वो नहीं कर पाता है, घूम फिर नहीं सकता, या कोई भी और तरीके से वो फिजिकली चैलेंज्ड हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में इस पेनिट्रेटिव जो सेक्सुअल असल्ट हमारा आ जाता है, इसे एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में हम डाल लेते हैं। और देखिए, केवल फिजिकल नहीं, अगर बच्चा मेंटली भी इल हो जाता है, अक्सर हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि शरीर के जख्म तो फिर भी भर जाते हैं, लेकिन मन के जख्म नहीं भरते, या समय लगता है उन्हें भरने में। और ठीक ऐसा ही कुछ यहाँ इन बच्चों के साथ अगर होता है,
पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट अगर उनके साथ होता है और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो ये होते हैं कि बच्चा शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो इसे हम एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव ऑफेंस में इंक्लूड कर देते हैं। देखिए साथियों, अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। अगर ये सेक्सुअल असल्ट जो है, पेनिट्रेटिव ऑफेंस जो है, वो किसी बच्ची के साथ होता है, फीमेल चाइल्ड के साथ होता है, किसी लड़की के साथ होता है, और इसके रिजल्ट स्वरूप वो बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, वो लड़की गर्भवती हो जाती है, तो इस टाइप के पेनिट्रेटिव ऑफेंस को भी हम एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव ऑफेंस की कैटेगरी में इंक्लूड कर देते हैं। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि ये दोनों अलग अलग टाइप के ऑफेंसेस हैं, तो ये अलग अलग टाइप के ऑफेंसेस नहीं है। हम बेसिकली पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंसेस की ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात हो रही है, जिसमें गंभीरता थोड़ी बढ़ जाती है। देखिए, अगर कोई बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस के दौरान किसी बच्चे की बॉडी में कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसा हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है, या फिर कोई वायरस बच्चे की बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से बच्चा परमानेंटली इंपेयर हो जाता है, या फिर बच्चे की फिजिकली और मेंटली बच्चा इल हो जाता है, ऐसे वायरसेस की जाने की वजह से। देखिए, यहाँ पर कोई मारपीट नहीं हो रही बच्चे के साथ, लेकिन ये ऑफेंस करते टाइम अगर उस बच्चे की बॉडी में कोई ऐसा वायरस एंटर कर जाता है जिसकी वजह से बच्चा या तो टेम्परेरी या परमानेंटली फिजिकली या मेंटली इल हो जाता है, तो इसे भी हम एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव ऑफेंस में इंक्लूड करते हैं। आप इसे एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, यहां तक हमारी बात कंप्लीट होती है। आगे बात करते हैं एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव ऑफेंस में और क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पता है, कोई पर्सन है, उसे पता है इस बच्चे की मेंटल स्थिति जो है, इस बच्चे की जो मानसिक स्थिति है, दैट इज नॉट अप टू द मार्क, ये अभी स्टेबल नहीं है, या फिर इसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस बच्चे के साथ। हो सकता है बच्चा डिप्रेशन में हो सकता है बच्चा एंग्जाइटी में हो, या फिर ये भी हो सकता है बच्चा किसी और मेंटल इलनेस से गुजर रहा होता है, और जानते बूझते भी, पता होते हुए भी आप उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमें यहाँ ये नजर आ रहा है पीछे, टेकिंग एडवांटेज, हम एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं ऑफ अ चाइल्ड्स मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट ऑन द चाइल्ड। अगर किसी बच्चे की शारीरिक या मानसिक अक्षमता का हम लाभ उठाते हैं, मानसिक या शारीरिक अक्षमता का अगर हम लाभ यहाँ उठाते हैं और ऐसा लाभ उठाकर बच्चे के साथ भेदन यौन हमला करते हैं, तो इसको भी हम एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव ऑफेंस में इंक्लूड करने वाले हैं। Whoever commits penetrative sexual assault on the child more than once or repeatedly, ये भी समझने की कोशिश कीजिए, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। कोई व्यक्ति बच्चे के साथ एक से ज्यादा बार पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस कर चुका है या बार बार करता है, रिपीटेडली करता है, तो इसे भी हम एग्रीवेटेड में इंक्लूड कर देते हैं। एंड फ्रेंड्स, लेट मी बी वेरी क्लियर, जितनी भी टाइप के हम ऑफेंसेस यहाँ पढ़ने वाले हैं उन सब के लिए पनिशमेंट अपने आप में डिसाइडेड है। देखिए, बेसिकली जब 2012 में इस एक्ट को इन्फोर्स किया गया था इंडिया में, तब कुछ पनिशमेंट्स थी जो कि 2019-20 के आसपास बदली गई हैं, कुछ पनिशमेंट्स में अमेंडमेंट किए गए हैं। तो आप ऐसा ना सोचिए कि इनकी पनिशमेंट्स क्या होगी, इनकी पनिशमेंट्स को लेकर हम पूरा एक अलग से फ्लो चार्ट देखेंगे, तब वहाँ पे बार बार इन असल्ट्स को या फिर इन ऑफेंसेस को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल इन जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, जो असल्ट्स हो रहे हैं, इनका नाम देखेंगे, सेक्शन देखेंगे और इनके आगे इनकी क्या पनिशमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, यहां तक बात हमें क्लियर समझ में आती है, इसके आगे और बात करते हैं। देखिए साथियों, एक चीज और है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव ऑफेंस में हम एक चीज और यहां इंक्लूड करते हैं। अगर कोई व्यक्ति 12 साल से छोटे बच्चे के ऊपर, मान लीजिए
कोई बच्चा है जो अभी 12 साल से छोटा है, 12 वर्ष से छोटा है कोई बच्चा, उसके साथ किसी भी टाइप का पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस अगर कोई व्यक्ति करता है तो इसे भी हम एग्रीवेटेड या एग्रीव्ड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में डालेंगे। और ध्यान रखिएगा, नॉर्मल 12 साल से ऊपर उम्र के बच्चे के लिए अलग पनिशमेंट है, 12 साल से छोटे बच्चे के साथ यदि कोई ऐसी हरकत की जाती है तो इसके लिए अलग से प्रोविजन है पनिशमेंट का। डिटेल में फ्लो चार्ट में हम देखेंगे आगे। देखिए, इसके अलावा अगर कोई रिलेटिव होता है, कोई ब्लड रिलेशन में होता है, कोई अडॉप्शन होता है, और हमने डोमेस्टिक रिलेशन को बहुत अच्छे से भली भांति समझा था जब हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को देखा था। कोई व्यक्ति ब्लड रिलेशन में होता है, डोमेस्टिक रिलेशन में होता है, कोई अडॉप्शन करता है, अगर ऐसी सिचुएशन में कोई पर्सन, मान लीजिए, आप सोच के देखिए, सोचने में भी हमें बहुत अजीब सा लगता है कि घर पे ही किसी बच्चे के कोई रिलेटिव ही अगर उसके साथ कोई ऐसा असल्ट करते हैं तो ये कितनी घिनौनी बात अपने आप में एक तरह हो जाती है। तो इसे भी हम एग्रीवेटेड में इंक्लूड करते हैं। ये बेसिकली वही बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर जब हमने बात की थी, जो अलग अलग टाइप की सर्विसेज देता है, जो एग्रीव्ड विमेन होती हैं उनके लिए। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर को हम सबके लिए देख सकते हैं यूजुअली। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है और वहाँ का मैनेजमेंट है, ओनर है, अगर वो ऐसी कोई हरकत करता है तो उसे हम एग्रीवेटेड इस ऑफेंस में इंक्लूड करने वाले हैं। देखिए, ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कोई बच्चा है साथियों जो किसी व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता है, या कोई व्यक्ति है उसकी कस्टडी में वो बच्चा है। कनेक्ट करके देखिए इसे डोमेस्टिक वायलेंस से। मान लीजिए किसी महिला के ऊपर कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है, या फिर किसी महिला के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, और ऐसी सिचुएशन में उस महिला की कस्टडी में एक बच्चा है, जिस बच्चे को उसके फादर की कस्टडी में या फिर उसके आंटी अंकल की किसी की भी कस्टडी में दिया जाता है, और ऐसी सिचुएशन में जिसकी कस्टडी में वो बच्चा है, जिसकी अथॉरिटी में वो बच्चा है, वो ऐसा कोई सेक्सुअल ऑफेंस करता है तो इसे भी हम एग्रीवेटेड ऑफेंस में इंक्लूड करने वाले हैं। देखिए साथियों, एक और गंभीरता इस अपराध की अगर मैं बात करूं, और इस गंभीरता को हमें बहुत तरीके से समझना होगा। हालांकि गंभीरता की प्रकाष्ठा है, कहीं ना कहीं गंभीरता की क्यों कहें, अपराध की पूरी प्रकाष्ठा है। अगर किसी व्यक्ति को पता है कि कोई बच्ची, कोई लड़की प्रेग्नेंट है, और ये पता होने के बाद भी उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट वो व्यक्ति करता है, तो इसे हम एग्रीवेटेड असल्ट में इंक्लूड करते हैं। Whoever commits penetrative sexual assault child knowing that the child is pregnant, अगर कोई बच्चा प्रेग्नेंट है, कोई लड़की प्रेग्नेंट है, उसके साथ अगर ऐसी हरकत की जाती है तो इसे हम गंभीर भेदन यौन हमले के तहत इंक्लूड करेंगे। देखिए, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट करता है और उसका मर्डर कर देता है, हैवानियत से भरा हुआ व्यक्ति है, whoever commits penetrative sexual assault on a child and attempts to murder the child, उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है। बच्चा मरता है या नहीं मरता, मृत्यु होती है या नहीं होती, एक अलग बात है, लेकिन उसे मारने की कोशिश करता है। और साथियों, ये ऐसे केसेस हम आए दिन अखबारों में और न्यूज़ के हवाले से देखते रहते हैं। छोटा बच्चा है, उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज किया गया और उसे अधमरी हालत में झाड़ियों में फेंककर वहां से वो फरार हो जाते हैं। तो ऐसे जो हैवान होते हैं उनके लिए भी इसे हम एग्रीवेटेड सेक्सुअल जो असल्ट है उसमें इंक्लूड करते हैं। देखिए, इसके अलावा और आगे जब हम बढ़ते हैं, मान लीजिए कहीं किसी इलाके में वायलेंस हो रहा है, कोई रिलीजियस वायलेंस हो सकता है, या कोई भी दंगा फसाद हो रहा है किसी इलाके में, और इस वायलेंस का फायदा उठाकर, इस दंगे फसाद का फायदा उठाकर, या फिर वायलेंस करने के लिए किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट किया जाता है,
तो इसे भी हम एग्रीवेटेड असल्ट में इंक्लूड करते हैं। जो कोई भी सांप्रदायिक हिंसा के दौरान किसी बच्चे पर भेदन यौन हमला करता है तो इसे भी हम एग्रीवेटेड अटैक में इंक्लूड करते हैं। बेसिकली कम्युनल वायलेंस अगर होता है, या फिर मैं यूं कहूं कम्युनल वायलेंस शुरू करने के लिए अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है तो उसे भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले भी ऐसे कुछ ऑफेंस किए हैं वो फिर से ऐसा कोई ऑफेंस करता है तो उसे भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा साथियों एक और इसका भयानक चेहरा ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट करता है, उस बच्चे को नेकेड करता है, निर्वस्त्र करता है और उससे परेड करवाता है। परेड कराने का मतलब यहाँ लेफ्ट राइट वाली परेड नहीं, परेड कराने का मतलब उस बच्चे को पैदल चलवाता है किसी सड़क पर, या फिर किसी छोटे बच्चे को बिना कपड़ों के ही खुले में घूमने को मजबूर करता है, निर्वस्त्र करता है, तो इसे भी इस एक्ट के तहत पनिशेबल माना जाएगा और एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में इसे कवर किया जाएगा। ठीक, यहां तक देखिए फ्रेंड्स, हमने दो टाइप के सेक्सुअल असल्ट देखे। सबसे पहला जो देखा हमने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, उसके बाद हमने एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट के बारे में बात की। हालांकि इन दोनों में जो सेक्सुअल असल्ट होंगे वो सिमिलर हैं, एक में गंभीरता बढ़ जाती है या फिर किसी विशेष पर्सन के द्वारा किया जाए या फिर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो अगर कोई गर्ल है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है, या फिर वो परमानेंटली फिजिकली मेंटली डिसेबल अगर कोई बच्चा हो जाता है, तो इसे हम एग्रीवेटेड में इंक्लूड कर देते हैं। चलिए अब तीसरे टाइप का सेक्सुअल असल्ट हम देखते हैं एंड दैट इज सेक्सुअल असल्ट। यहां से पेनिट्रेटिव वर्ड अब हट जाता है। देखिए साथियों, तीसरे टाइप का अगर हम सेक्सुअल असल्ट देखें, सेक्सुअल अब्यूज देखें या ऑफेंस देखें, तो जो हमने फर्स्ट ए पॉइंट पढ़ा था ये उसी का सिमिलर है, बट ए पॉइंट में और सी पॉइंट में जो फर्क आ जाता है, वो जो डिफरेंस आ जाता है वो यहाँ ये देखने वाला है कि ए पॉइंट में जो फर्स्ट टाइप का हमने ऑफेंस पढ़ा था उसमें जो व्यक्ति होता है वो पेनिट्रेशन करता है, लेकिन सी पॉइंट में वो पेनिट्रेशन नहीं कर रहा। ऑफेंस वैसा ही है, बस पेनिट्रेशन करने और न करने का यहाँ पर अंतर आ जाता है। यौन हमला देखिए ये भी सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पर वर्ड चेंज हो जाता है। पेनिट्रेशन की जगह टचेस, स्पर्श करता है। यदि कोई व्यक्ति इंटेंट, जानते बूझते हुए सेक्सुअल इंटेंट के साथ टच करता है किसी बच्चे के विजाइना को, पेनिस को, एनिस को या फिर उस बच्चे के ब्रेस्ट को, और उससे टच करवाता है या फिर किसी दूसरे पर्सन से ऐसी हरकत करवाता है, तो इस टाइप के ऑफेंसेस को हम बेसिकली सेक्सुअल असल्ट में डालेंगे। देखिए फर्क समझने की कोशिश कीजिए। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में ही इज पेनिट्रेटिंग हिज प्राइवेट पार्ट, बट सेक्सुअल असल्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ केवल टच की बात आती है। ये यहाँ डिफरेंस आ जाता है। कई बार हम अंतर नहीं समझ पाते, हमें लगता है कि चीजें रिपीट हो रही हैं। यहाँ ऑफेंसेस रिपीट नहीं हो रहे, बस हमें केवल ये डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करनी होती है यहाँ पे। तो क्लियर है आपको, यहाँ डिफरेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये सी टाइप का आपका सेक्सुअल असल्ट आ जाता है। और फ्रेंड्स, जैसा हमने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट के साथ एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट देखा था, जिसमें हमने देखा था कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग, कुछ पुलिसमैन, कुछ डिफेंस के लोग अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट करते हैं तो उसे हम एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक इसी तरीके से वही लोग सेम उसी सिचुएशन में अगर केवल सेक्सुअल असल्ट करते हैं, इस बार पेनिट्रेटिव वर्ड यहां से हट जाएगा, केवल सेक्सुअल असल्ट करते हैं तो इसे हम एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट या फिर गंभीर यौन हमला की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। और सेम वही चीजें हैं, देखते हैं हम अगर बात करें, उसमें हमने पुलिस ऑफिसर के बारे में बात की थी, यहाँ भी हम पुलिस ऑफिसर के बारे में बात करने वाले हैं।
कोई आर्म्ड फोर्स के पर्सन के बारे में बात की थी, सिक्योरिटी फोर्स के पर्सन के बारे में बात की थी। अगर कोई पुलिसमैन, कोई आर्म्ड फोर्स का पर्सन, कोई सिक्योरिटी पर्सन अगर सेक्सुअल असल्ट करता है तो इसे हम एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में यहां पर इंक्लूड करने वाले हैं। चलिए इसके अलावा और देखते हैं आगे। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, देखिए हमने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में भी पढ़ी थी ये बात। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो यहाँ पे सेक्सुअल असल्ट करता है तो ही विल बी इंक्लूडेड, और दिस मैटर, दिस कंप्लीट एक्ट विल बी इंक्लूडेड इन एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट। सेम वही चीज है साथियों, अगर कोई जेल का स्टाफ मेंबर होता है, किसी ऑब्जर्वेशन होम का, किसी प्रोटेक्शन होम का अगर कोई स्टाफ मेंबर होता है, कोई मैनेजमेंट होता है, अगर वो कोई सेक्सुअल असल्ट करता है किसी बच्चे के साथ तो इसे हम एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। बेसिकली अगर बात करें तो पेनिट्रेटिव, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में से अगर हम पेनिट्रेटिव वर्ड हटा देते हैं तो ये यहाँ पर हम ये चीज हमें देखने को मिलती है, काफी सिमिलर है, मिलता जुलता सा है। देखिए किसी स्टाफ का किसी हॉस्पिटल का कोई स्टाफ होता है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर कैसा भी हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, अगर उस हॉस्पिटल का कोई स्टाफ अगर ऐसी हरकत करता है, सेक्सुअल असल्ट करता है, तो ही विल बी इंक्लूडेड इन एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर एजुकेशन दी जा रही है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, अगर वहाँ का मैनेजमेंट किसी सेक्सुअल असल्ट में शामिल है तो इसे हम एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में डालते हैं। देखिए अगर गैंग में, ग्रुप में सेक्सुअल असल्ट किया जाता है, गैंग सेक्सुअल असल्ट ऑन अ चाइल्ड, एक बच्चे के साथ समूह में सामूहिक यौन हमला किया जाता है तो इसे भी हम एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसी डेडली वेपन को, कोई धारदार हथियार अगर हम उसे कह सकते हैं, किसी डेडली वेपन को यूज करता है, फायर, हेटेड सब्सटेंसेस या फिर ऐसी कोई भी हथियार यूज करता है, कोई वेपन यूज करता है, आग यूज करता है, कोई बहुत गर्म पदार्थ यूज करता है और किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल असल्ट करता है तो इसे भी हम एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। देखिए इसी के साथ अगर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट की हम बात करें, सेक्सुअल असल्ट करते टाइम अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को हर्ट करता है, ग्रीवियस हर्ट करता है, उसे बॉडीली हार्म करता है, इंजरी करता है या फिर उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को इंजर्ड कर देता है तो इसे भी हम एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा साथियों जैसा कि हमने एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में देखा था कि अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट के परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं तो इसे हम एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में इंक्लूड करेंगे। ठीक वैसे ही सेक्सुअल असल्ट करने के कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, परिणाम स्वरूप कुछ घटनाएं घटती हैं तो इसे भी हम एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। ये घटनाएं क्या क्या है समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने किसी बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल असल्ट किया है, कोई यौन हमला किया है और इस यौन हमले के कारण, रीजन से कोई बच्चा फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल हो जाता है, इस बार आपने पेनिट्रेशन नहीं किया लेकिन सेक्सुअल असल्ट किया है और सेक्सुअल असल्ट करने की वजह से यदि कोई बच्चा फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल हो जाता है तो इसे हम एग्रीव्ड सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। आपने सेक्सुअल असल्ट के दौरान या सेक्सुअल असल्ट करते हुए आपने बच्चे की बॉडी में कोई वायरस इंजेक्ट किया है या फिर आपकी ऐसी हरकत करने से उस बच्चे की बॉडी में कोई डेडली वायरसेस आ जाते हैं तो इसे भी हम एग्रीव्ड सेक्सुअल असल्ट के अंदर इंक्लूड करते हुए चलते हैं।
यदि कोई व्यक्ति whoever taking advantage of a child mental or physical disability commits sexual assault of the child, किसी व्यक्ति को पता है कोई बच्चा मेंटली या इमोशनली या फिजिकली फिट नहीं है, डिसेबल है, ऐसी सिचुएशन में भी अगर उसके साथ सेक्सुअल असल्ट किया जाता है तो इसे भी हम एग्रीव्ड सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ एक से ज्यादा बार या बार बार रिपीटेडली सेक्सुअल असल्ट करेगा तो उसे भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। Whoever commits sexual assault on a child below 12 years, देखिए एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में भी हमने ये बात की थी, 12 साल से यदि कोई बच्चा छोटा है और उसके साथ सेक्सुअल असल्ट किया जाता है तो साथियों इसे एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट में हम इंक्लूड करेंगे। यहाँ 12 साल का मतलब ये है कि यदि 12 साल से बड़े बच्चे के साथ कोई भी सेक्सुअल असल्ट किया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट कुछ और है। वहीं अगर 12 साल से छोटे बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल असल्ट किया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट्स कुछ और यहां रहने वाली है। अगर कोई बच्चे के साथ किसी ब्लड रिलेशनशिप में है, कोई अडॉप्शन है, कोई रिलेटिव है, अगर वो ऐसी हरकत करता है, वो कोई भी सेक्सुअल असल्ट करता है तो इस एक्ट को भी हम एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। देखिए अगर कोई व्यक्ति ये जानते हुए भी कि कोई गर्ल है, कोई गर्ल चाइल्ड है, कोई बच्ची है, वो प्रेग्नेंट है, उसके साथ सेक्सुअल असल्ट करता है तो इस असल्ट को भी हम एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में इंक्लूड करने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल असल्ट करते टाइम किसी बच्चे को मारने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट्स टू मर्डर, तो इसे हम एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट में इंक्लूड करते हैं। देखिए सेम वही चीज अगर हम देखें ध्यान से, किसी सांप्रदायिक हिंसा के दौरान किसी बच्चे के साथ यौन हिंसा की जाए, सेक्सुअल असल्ट किया जाए, कोई भी कम्युनल वायलेंस अगर हो रहा है उस दौरान किया जाए, या फिर कम्युनल वायलेंस शुरू करने के लिए ऐसी हरकत की जाए, तो इसे भी हम एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट में इंक्लूड करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर किसी बच्चे को निर्वस्त्र कर कर, नेकेड करके उसकी परेड निकाली जाती है, उसे सोसाइटी में लाया जाता है, लोगों के सामने पेश किया जाता है, तो इसे भी हम एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में यहाँ इंक्लूड करते हुए चलते हैं। चलिए साथियों, इसी के साथ हमने ए, बी, सी और डी 4 टाइप के सेक्सुअल अब्यूजेस को यहाँ कवर किया है, 4 टाइप की सेक्सुअल ऑफेंसेस को यहाँ कवर किया है, जो कि अपने आप में बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं। अगर हम सेक्सुअल असल्ट की बात करें तो यहाँ पे केवल टच किया जाता है, पेनिट्रेशन नहीं होता। और अगर ये टच जो है किसी पुलिस ऑफिसर, किसी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा किया जाता है, या फिर गैंग में किया जाता है, बच्चा डिसेबल हो जाता है, किसी प्रेग्नेंट गर्ल के साथ किया जाता है, किसी कम्युनल वायलेंस में किया जाता है, किसी धार्मिक या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किया जाता है, या फिर बच्चे को नेकेड करके उसकी परेड निकाली जाती है, तो इसे हम एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में डालते हैं। दूसरा ऑफेंस साथियों हमने देखा था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, जिसमें टच नहीं पेनिट्रेशन किया जाता है, और अगर इसकी भी गंभीरता को हम बढ़ा दें तो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट की कैटेगरी में इसे इंक्लूड किया जाता है। चलिए, ये 4 टाइप के सेक्सुअल ऑफेंस हमने देख लिए। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें टाइप के सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में, एंड दैट इज योर सेक्सुअल हरेसमेंट। मैं यूं कहूं यौन उत्पीड़न। देखिए साथियों, सेक्सुअल हरेसमेंट में किसी भी टाइप से बच्चे को टच नहीं किया जाता या फिर पेनिट्रेट नहीं किया जाता। यहाँ पे फिजिकली कोई एक्शन नहीं होता या फिर बहुत न के बराबर होता है। हरेसमेंट का मतलब, अगर हमने डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ा था, हमने विमेन का हरेसमेंट देखा था, हरेसमेंट का अर्थ होता है किसी को हरास करना, किसी को ऐसी बातें करना, या हमारा पोस्चर ऐसा हो, हमारा गेस्चर ऐसा हो
हमारी जो एक्शंस हैं वो एक्शंस ऐसे हों जिससे कोई भी व्यक्ति को लगे किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, तो इसे हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड यहाँ करते हैं। देखिए ये पॉइंट है हमारा, अ पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हैरेसमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट। और देखिए यहाँ ध्यान रखिए, एक बात मैं यहाँ आपको समझाता चलूं, ये वर्ड जो है हमारा सेक्सुअल इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अक्सर हमने देखा होगा हम बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हैं, एडवर्टीजमेंट भी खूब आती हैं कि बच्चों को हम ये सिखाएं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। मान लीजिए अगर कोई मदर है वो अपने बच्चे को नहलाते टाइम या फिर खाना खिलाते टाइम उसे टच करती है, तो इसे हम गुड टच में इंक्लूड करते हैं और इसे सेक्सुअल असल्ट नहीं माना जाता। यहाँ पॉइंट आता है कि आपकी मंशा क्या रही थी, व्यक्ति का इंटेंशन क्या रहा था, अगर सेक्सुअल इंटेंट से उसने किया है। देखिए अगर इंटेंट की बात नहीं करें, इंटेंशन की बात नहीं करें, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता, कोई भी पिता, कोई भी बड़ा भाई बहन अपने छोटे भाई बहन से, अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर पाएगा, लाड नहीं लड़ा पाएगा। इसलिए यहाँ पर सेक्सुअल इंटेंट वर्ड को हमने ज्यादातर फोकस करना है यहाँ पे, ताकि हमें ये चीज समझ में ठीक से आ सके। देखिए सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है, अटर्स एनी वर्ड, अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा वर्ड बोलता है, उच्चारित करता है, अटर्स का मतलब कोई शब्द बोलता है, और मेक्स एनी साउंड, कोई आवाज करता है। अभी देखिए वो टच नहीं कर रहा, ही इज नॉट इवन पेनिट्रेटिंग द चाइल्ड, बट वो ऐसी कोई आवाज निकालता है या ऐसा कोई शब्द बोलता है या ऐसा कोई गेस्चर बनाता है, कोई पोजीशन ऐसी बनाता है, और एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी विद द इंटेंशन, अपने बॉडी के पार्ट को दिखाता है, ही इज स्टिल नॉट टचिंग द किड, अभी तक वो बच्चे को टच नहीं कर रहा, विद द इंटेंशन दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड, और गेस्चर और ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी शैल बी सीन बाय द चाइल्ड। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है सेक्सुअल हैरेसमेंट, ज्यादा डीप में हमें नहीं जाना। सेक्सुअल हैरेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बच्चे को टच नहीं किया जाता है, बिना बच्चे को टच किए हुए कुछ ऐसे शब्द बोले जाते हैं, कुछ ऐसी आवाज निकाली जाती है, कुछ ऐसे हाव भाव, अश्लील हाव भाव बनाए जाते हैं, या फिर मैं यूं कहूं अपने बॉडी के कुछ पार्ट को दिखाया जाता है इस इंटेंशन से कि वो बच्चा उस आवाज को सुने, वो अपने बॉडी, हमारी बॉडी पार्ट को देखे, या फिर उस गेस्चर को, उस पोजीशन को वो देखे, तो इसे हम साथियों सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में यहां इंक्लूड करते हैं। चलिए सेक्सुअल हैरेसमेंट हमें यहां समझ में आता है। न केवल सेक्सुअल हैरेसमेंट में न केवल अपनी बॉडी का एक्सपोजर, अगर कोई व्यक्ति अपनी बॉडी का एक्सपोजर करता है, न केवल इसे इंक्लूड किया जाता है, इसके साथ साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट में इसे भी इंक्लूड किया जाता है कि अगर आप किसी बच्चे को पोर्नोग्राफी दिखाते हैं, कोई अश्लील वीडियो दिखाते हैं, पॉर्न दिखाते हैं, तो भी इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं। शोज एनी ऑब्जेक्ट टू अ चाइल्ड इफ एनी फॉर्म, इन एनी फॉर्म और मीडिया फ्रॉम पोर्नोग्राफिक पर्पस, पॉर्न दिखाने के पर्पस से आप बच्चे को कोई भी वीडियो, कोई इमेज या कुछ भी किसी भी मीडिया की हेल्प से अगर कुछ दिखाते हैं, तो इसे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। देखिए साथियों, अगर आप लगातार किसी बच्चे को फॉलो करते हैं, लगातार किसी बच्चे को फॉलो किया जाता है, उसे ऑनलाइन वॉच किया जाता है, आप उसके पीछे हैं कॉन्स्टेंटली, अगर कोई व्यक्ति है, तो इस एक्ट को भी, इस एक्शन को भी, उस व्यक्ति की इस हरकत को भी हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में यहां इंक्लूड करते हैं। रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलोज और वॉचेस और कॉन्टैक्ट ए चाइल्ड, एक बच्चे को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ईदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और एनी अदर मीन्स, किसी भी तरीके से, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डिजिटल मीन्स से, कैसे भी करके अगर एक बच्चे के को फॉलो किया जा रहा है, टच किया जा रहा है, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो दैट एक्ट विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज सेक्सुअल हैरेसमेंट। यहां तक हमें बात क्लियर होती है।
चलिए आगे बात करते हैं। थ्रेटन्स टू यूज इफ एनी फॉर्म ऑफ मीडिया और रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन through electronic film or digital or any other mode of any part of the body of the child or involvement of the child in a sexual act। बेसिक सी वही बात है, पोर्नोग्राफी में अगर आप बच्चे को केवल पोर्नोग्राफी दिखाना नहीं, अगर आप पोर्नोग्राफी में बच्चे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंक्लूड भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे भी हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। किसी बच्चे को अश्लील प्रयोजनों के लिए बहकाना या फिर उसके लिए संतुष्टि देना। देखिए फ्रेंड्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में हम, अगर आप किसी बच्चे को कहते हैं कि बेटा आप ये चॉकलेट ले लीजिए, आपको मैं ये बिस्किट दे देता हूँ, या फिर आप ये काम कर लीजिए, इससे आप बहुत फेमस। अब छोटे बच्चों को इतना डीप नॉलेज नहीं होता। अगर 6, 7, 8, 9 साल के बच्चे को अगर आप कहते हैं कि ये करने से आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत फेमस हो जाएंगे, तो बच्चा कहीं ना कहीं तैयार हो जाता है उस चीज़ के लिए। अगर आप ऐसे बच्चे को बहलाते फुसला लेते हैं और उससे कोई भी पोर्नोग्राफी का काम करवाते हैं, तो इसे भी हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में यहाँ इंक्लूड करते हैं। चलिए साथियों, इसके साथ आपका जो चैप्टर 2 था वो यहाँ कवर होता है। चैप्टर 1 में बेसिकली हमने इस एक्ट का कुछ इंट्रोडक्शंस देखे थे। इस एक्ट का नाम क्या है, ये एक्ट कहाँ तक फैला हुआ है, एक्ट को एप्लीकेबल कब किया गया, इस बारे में बात की थी। चैप्टर 2 की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 2 बेसिकली इस पूरे एक्ट का जो कोर है वो कहा जा सकता है, और चैप्टर 2 में सेक्सुअल वायलेंसेस को डिफाइन किया गया है। And they are categorized into 5 points, that is A, B, C, D and E. A point and B point are similar, एक में थोड़ी डेप्थ आ जाती है, एक में नॉर्मल देखते हैं। C point and D point are similar, अगेन D point में डेप्थ आ जाती है, एंड E point that is sexual harassment, वो एक अलग कंसेप्ट आ जाता है। चलिए यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम इसमें चैप्टर 3 अध्याय 3 की अगर मैं बात करूं, और अध्याय 3 भी बेसिकली सेक्सुअल ऑफेंस को ही कवर करता है। चैप्टर 2 में हमने 5 टाइप के सेक्सुअल ऑफेंस देखे। चैप्टर 3 भी बेसिकली सेक्सुअल ऑफेंस को ही कवर करता है, लेकिन इस बार ये जो ऑफेंस है वो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है। अगर कोई व्यक्ति पोर्नोग्राफिक पर्पस से किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल वायलेंस करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी बच्चे को यूज करता है, ज्यादा डिटेल नहीं है इसमें भी, चैप्टर 3 में भी इतना डिटेल हम नहीं जाने वाले। आप सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ ये समझ सकते हैं, अगर कोई पर्सन किसी बच्चे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से यूज करता है पोर्नोग्राफी के लिए, तो दैट ऑफेंस विल बी कवर्ड अंडर द चैप्टर 3, एंड दैट इज यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। और ये भी ऑफेंस अपने आप में पनिशेबल है। इसकी क्या पनिशमेंट है, इसको भी हम पूरा डिटेल में फ्लो चार्ट की हेल्प से नेक्स्ट जो हमारा इसका अगला पार्ट है इस एक्ट का, उसमें समझने वाले हैं। चलिए बात करते हैं चैप्टर 3 के बारे में। अगर चैप्टर 3 को मैं एक नॉर्मल वे में समझने की कोशिश करूं, हुएवर यूज अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को यूज करता है, whoever uses a child, किसी बच्चे को यूज करता है, इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, मीडिया के किसी भी फॉर्म में, इंक्लूडिंग प्रोग्राम और एडवर्टाइजिंग टेलीकास्ट बाय टेलीविजन चैनल्स और इंटरनेट, बाकी किसी भी मीडिया में अगर वो यूज करता है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल ग्राफिकेशंस विच इंक्लूड्स, इट मीन्स किसी भी मीडिया का हेल्प लेकर, चाहे इंटरनेट हो, चाहे आपका टेलीविजन हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, चाहे आपका सोशल मीडिया हो, किसी भी मीडिया का हेल्प लेकर यदि किसी बच्चे को यूज किया जाता है किस पर्पस से, पोर्नोग्राफी के पर्पस से, तो फिर चैप्टर 3 के अंदर आप पनिशेबल यहां पर होते हैं। देखिए ये क्या क्या पर्पस हो सकते हैं। अगर आप वीडियोस की हेल्प से या फोटोग्राफ्स की हेल्प से, किसी भी इंटरनेट या किसी भी मीडियम की हेल्प से किसी भी बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स को डिस्प्ले करते हैं, उसके सेक्सुअल यौन अंगों को आप प्रदर्शित करते हैं, तो इसे भी हम पोर्नोग्राफी में इंक्लूड करेंगे। अगर आप किसी बच्चे को यूज करते हुए
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अगर उस बच्चे से कोई भी सेक्सुअल वीडियोस आप रिकॉर्ड करते हैं, सेक्सुअल फोटोग्राफी अगर आप लेते हैं उस बच्चे की इंटीमेसी की, या किसी भी दौरान अगर आप उसकी फोटोग्राफी या वीडियो बनाते हैं और उसे इंटरनेट पर यूज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो इसे भी हम पोर्नोग्राफी के क्राइम में इंक्लूड यहां पर करते हैं। चलिए साथियों, आपके पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है, दैट इज योर चैप्टर 4th ऑफ दिस एक्ट। जैसा कि एज आई सेड कि हम 2 पार्ट में इस एक्ट को देखेंगे, समझेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम बेसिकली उन ऑफेंसेस को देख रहे हैं जो एक बच्चे के साथ किया जाता है सेक्सुअल बेसिस पे। पार्ट सेकंड में हम देखेंगे बच्चा कंप्लेंट कैसे कर सकता है, बच्चे के बिहाफ पे कौन कंप्लेंट कर सकता है, कंप्लेंट का क्या प्रोसीजर रहने वाला है और पनिशमेंट्स क्या हैं इस एक्ट में। तो चलिए पार्ट फर्स्ट का लास्ट पोर्शन हम यहाँ देखते हैं अब, दैट इज अटेम्प्ट और एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। बेसिकली इसमें हमें क्या देखना है, 3 स्टेजेस यहाँ कवर करने हैं। अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, अपने आप में कोई सेपरेट सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है, कोई सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है, कोई अब्यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें 3 कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। पहली कैटेगरी, अगर आप किसी व्यक्ति को, इफ अ पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के लिए, सेक्सुअल अब्यूज करने के लिए, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल वायलेंस करने के लिए अगर उकसाया जाता है किसी व्यक्ति को, तो कैटेगरी फर्स्ट में हम डालते हैं। सेकेंडली, अगर सेम पर्सन उसी सेकंड पर्सन को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल ऑफेंस करने की प्लानिंग में हेल्प करता है, उसको योजना बना के देता है, तो भी हम इसे यहाँ पर एज अ क्रिमिनल हम यूज करते हैं इसको। थर्ड पॉइंट, अगर वो पर्सन डायरेक्टली हेल्प करता है, इट मीन्स मिस्टर ए इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पिंग मिस्टर बी टू कमिट अ सेक्सुअल वायलेंस ऑन अ किड। एक बच्चे के साथ सेक्सुअल यौन हिंसा करने के लिए डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे में अगर वो उसकी हेल्प करता है, तो इसे भी हम चैप्टर 4 के तहत कवर यहाँ करते हैं। देखिए फर्स्ट है, इसमें हम 3 सीरीज में इसको देखेंगे, 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करके देखते हैं। अ पर्सन एब्सेट्स एन ऑफेंस हु, एक व्यक्ति किसी अपराध का दुष्प्रेषण करता है जो, फर्स्ट, किसी व्यक्ति को वह अपराध करने के लिए उकसाता है। अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, आप कहें साहब हमने तो अपराध किया ही नहीं, हम तो कल्प्रिट है ही नहीं, हम तो क्रिमिनल है ही नहीं, आप हमें क्यों पनिश कर रहे हैं। लेकिन आप तो क्रिमिनल नहीं हो, आप कल्प्रिट नहीं हो, आपने तो ऑफेंस नहीं किया, बट आपने किसी दूसरे व्यक्ति को ऑफेंस करने के लिए उकसाया है, तो आप भी बराबर के यहां क्रिमिनल काउंट किए जाओगे। न केवल उकसाना, अगर उसकी कॉन्सिक्वेंसी में, उसकी योजना बनाने में इलीगल तरीके से या किसी भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर आप प्लानिंग करने में, उसकी कॉन्सिक्वेंसी में अगर आप इंक्लूडेड हैं, आपको पता है कि कोई व्यक्ति ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वाला है, कोई पर्सन ऐसा सेक्सुअल असल्ट करने वाला है और आप उसको प्लानिंग बना के दे रहे हैं, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप की नॉलेज में है वो चीज, तो भी आपको भी यहां इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, दैट इज आप किसी भी तरीके से, चाहे आप डायरेक्ट बोलें, चाहे इनडायरेक्ट बोलें, चाहे लीगल वे में बोलें, चाहे इलीगल वे में बोलें, किसी भी तरीके से यदि उस ऑफेंस में आप सहायता करते हैं, अगर आप हेल्प करते हैं, तो भी आपको इस एक्ट के तहत दोषी हम यहां मानते हैं। बेसिकली साथियों, ये 3 पॉइंट्स हमने देखे हैं चैप्टर 4 के, और चैप्टर 4 जो है आपका वो कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, इतना डिटेल्ड नहीं है। इस पार्ट फर्स्ट में हमने बेसिकली 4 चैप्टर्स कवर किए हैं, और अगर 4 चैप्टर्स को हम समझना चाहें 2 मिनट में, तो बहुत सिंपल सा है, हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि पहले चैप्टर में हमने केवल और केवल 3 पॉइंट्स कवर किए। द फर्स्ट पॉइंट इज द नेम ऑफ द एक्ट, द सेकेंड पॉइंट इज कहाँ तक विस्तृत है ऑल ओवर इंडिया, एंड द थर्ड पॉइंट इज किस दिन इसे एप्लीकेबल किया गया, दैट इज 14 नवंबर आई थिंक जो डेट है हम इसमें यूज करेंगे, उस दिन इसे
एप्लीकेबल किया गया उस दिन इसको हम गजट में, ऑफिशियल गजट में इसको प्रकाशित करके इन्फोर्सेबल इस एक्ट को किया गया 2012 में। उसके बाद साथियों हमारा चैप्टर सेकंड यहाँ स्टार्ट हुआ था और चैप्टर सेकंड में हमने सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बात की थी। सेक्सुअल ऑफेंसेस को हमने 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था। बेसिकली अगर इन 5 कैटेगरीज को हम देखें मर्ज करके तो केवल 3 कैटेगरीज यहाँ बन जाती हैं। पहली कैटेगरी सेक्सुअल असल्ट की, जिसमें आप बच्चे को केवल टच करते हैं, एक बच्चे को टच करके उसके साथ सेक्सुअल असल्ट किया जाता है, ऑफेंस किया जाता है, कुछ भी पेनिट्रेशन का काम यहाँ नहीं हो रहा। सेकंड कैटेगरी अगर हम देखें तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट इसमें आ जाता है, जिसमें आप पेनिट्रेशन का काम यहाँ देखते हैं। और थर्ड देखें पॉइंट तो सेक्सुअल हरेसमेंट, यहाँ पे ना कोई पेनिट्रेशन होता है ना कोई टच होता है सेक्सुअली, केवल हरेसमेंट किया जाता है। तो ये 5 टाइप के ऑफेंस हमने यहाँ देखे थे, बेसिकली ए बी सी डी और ए। चैप्टर थर्ड की अगर हम बात करें तो चैप्टर थर्ड बेसिकली रिलेटेड था आपकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से। और चैप्टर फोर्थ की अगर हम बात करें तो चैप्टर फोर्थ में हमने देखा था कि अगर आप किसी को सेक्सुअल ऑफेंस करने के लिए उकसाते हैं या फिर आप उसकी प्लानिंग में इंक्लूडेड हैं या फिर उस ऑफेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप हेल्प कर रहे हैं तो आपको भी यहाँ हम बराबर इंक्लूड करेंगे। इसी के साथ हमारा पार्ट फर्स्ट यहाँ आज कंप्लीट होता है। पार्ट सेकंड में बेसिकली हम कंप्लेंट की प्रोसीजर पे बात करेंगे, स्पेशल कोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और इसी के साथ जो पनिशमेंट्स हैं। हालांकि देखिए साथियों मैं बहुत क्लियर कर दूं, जब एक्ट बना था तो हर ऑफेंस के साथ उसकी पनिशमेंट को इंक्लूड किया गया था, लेकिन बाद में इस एक्ट को अमेंड किया गया तो हमें लगा बेहतर होगा कि पनिशमेंट्स जो हैं वो बाद में एक पूरे फ्लो चार्ट के तहत हम समझने की वहाँ कोशिश कर लेंगे। चलिए साथियों पार्ट फर्स्ट आपका यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।